हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। इस सेशन के एंड तक अगर आप चीजें मेरे हिसाब से सॉल्व करते हो, चीजें मेरे हिसाब से करते हो, मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ कि आपके ये जो चैप्टर ये खत्म हो जाएगा आज। और आज आपको, हाँ बस इतना ही नहीं, मेरे वीडियोस देखना है, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है। और जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीजें आपको करनी है और उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। और देखो, मैं आपको कुछ नहीं, एक आपको मैं 14 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा, प्लस आपको कुछ जो टेक्निक्स है वो, और आपके नेचर और सिग्निफिकेंस। ये 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो आप करोगे और कर लिया तो भैया लाइफ जिंगा लाला। अब उसके अंदर पॉइंट क्या क्या लिखना है वो भी आप मेरा वर्ड सुनोगे, मेरी चीजें सुनोगे, आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। देखो, सबसे पहली चीज जब मैं बात कर रहा हूं, क्या आपका सबसे पहला चैप्टर क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सिस्टम या फिर बिलीफ, ऐसा कोई सिस्टम या फिर टेक्निक जो क्या की जाती है एक इंसान को कि एक डायरेक्शनल रिजल्ट देता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो याद कर लो, द टेक्निक्स और द सिस्टम, द टेक्निक्स और द सिस्टम विच gives one a directional, क्या होता है, one directional result and is universally accepted is known as principles। क्या लिखोगे, the system or the techniques which gives one a directional result and it is universally accepted is known as principle। बस इतना सीधा सीधा वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट के, या फिर फीचर्स क्या है इस मैनेजमेंट के, वो हम बात करेंगे। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो सीधी सीधी बात करो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आपकी यूनिवर्सली क्या एक्सेप्टेड है नेचर में, पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा क्या आता है, ये अगर मैं बात करूं तो कितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हो, चाहे स्मॉल स्केल के ऑपरेट करते हो, सभी में क्या ये प्रिंसिपल्स अप्लाई। तो पहला क्या, द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन नेचर। दूसरा क्या लिखोगे, ऑल दिस प्रिंसिपल्स, ठीक है, all these principles can be applied to any type of the organization irrespective of their size and nature। ठीक है। हाँ, लेकिन आप जब अप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट है वो क्या हो सकती है, वो वैरी हो सकती है, रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम नहीं आएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन भी क्या मॉडिफाई होंगी। दूसरा क्या आता है, जनरल गाइडलाइंस। अब मैनेजमेंट क्या करता है, एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, एक तरीका बताता है कि भैया कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे क्या सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो वही लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है। दे आर नॉट रिजिड। अब ऐसा नहीं है जैसे न्यूटन का लॉ होता है कि रिजिड है, उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या बोला है कि अब कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे काम करती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह से आपको क्या अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, जनरल गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, नॉट रिजिड इन नेचर। और तीसरा क्या, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड अपॉन द मतलब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, साइज और नेचर जो ऑर्गेनाइजेशन का उस पर। फिर प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो प्रिंसिपल है ये ऐसे ही नहीं डेवलप, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क किया। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ग्रेजुअली बाय द रिसर्च वर्क। फिर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया गया है, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब जाके क्या किया गया, आपका ये जो प्रिंसिपल है डेवलप किया गया। तो क्या लिखोगे, systematic research and experiments are done and then the management principles are developed। क्लियर हो गया, पक्का। अब रिजल्ट और जहां पे द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल, ये तो लिखा। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या, फ्लेक्सिबल इन नेचर, पहला पॉइंट ये लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम अपने हिसाब से क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की साइज को, नेचर को देखते हुए हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यही बोला हो गया। देखो यही बोला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल नेचर, पहला पॉइंट। इट मींस दैट दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट्स। अब उनको जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर हो गया, पक्का। क्यों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी सेम रहता है क्या, नहीं। सॉरी, बिजनेस जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा सेम जैसा ट्रेंड चलता है क्या, नहीं चलता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे सेम चलेगा। ठीक है।
बिहेवियर इन नेचर, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, एक बंदे के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है, पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग होते हैं सब मिलकर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, यही दिया है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका मोटो क्या रहता है, इसका मोटो ये रहता है कि हमें क्या करना है, कुछ सर्टन गोल्स क्या अचीव करना है, लेकिन अकेले अचीव कर सकते नहीं, ग्रुप एक्टिविटी होती है थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन से, ठीक है। अब ये बेसिकली डिजाइन क्यों किया, ह्यूमन बीइंग्स को क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखो, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट एम क्या करता है, अचीविंग क्या गोल्स, लेकिन कैसे, थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लियर हो गया। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिजाइन क्यों किया गया, टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर हो गया पक्का। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या, किसी भी डिसीजन का क्या एक बेस होता है, एक तरीका होता है कि आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप डिसीजन क्या ले सकते हो, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं कॉज और रीजन क्या बताते हैं पर्टिकुलर इफेक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर काम कर रहा है उसको अच्छा क्या वेजेस दोगे तो और दिल से करके क्या काम करेगा, क्लियर हो गया। वहीं अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो तो उससे आपकी जो प्रोडक्ट की सेल होगी वो बढ़ेगी, क्लियर हो गया कि नहीं। तो पहला क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, ये पहला पॉइंट होगा। क्या ये डिटरमाइन क्या करते हैं, कॉज और जो रीजन एक पर्टिकुलर इफेक्ट का, ठीक है, जो डिटरमाइन करते हैं कि एक चीज आपने इंप्लीमेंट की तो इसका कॉज क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये चीजों के बारे में ये बताते हैं, क्लियर हो गया, डन। अब ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अब जितने भी प्रिंसिपल्स है, हाँ, जितने भी प्रिंसिपल्स है ये सभी क्या इक्वल इंपॉर्टेंस के, इन्हें क्या प्रैक्टिस हमें क्या साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए, क्यों, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो गोल है उसे अचीव कर सके, क्लियर हो गया पक्का। तो यही चीज बोला है, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट लिख दोगे। दूसरा, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड टू अचीव दी प्रीडिफाइंड गोल्स। प्रीडिफाइंड गोल्स मतलब जो पहले से डिसाइड किया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिफाइंड गोल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और दूसरे फोकस नहीं किया जाते तो भैया आपके वर्किंग एनवायरनमेंट खराब होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर हो गया। तो देखो अंदर क्या क्या लिखना वो मैंने बता दिया, अब लर्न करेंगे। सबसे पहली चीज क्या देखा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। दूसरा क्या देखा, जनरल गाइडलाइंस। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा जनरल गाइडलाइंस, तीसरा क्या है, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, पहला यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, जनरल गाइडलाइंस, फिर प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। पहला जनरल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फिर तीसरा क्या आता है, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, और तीसरा क्या, चौथा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर पांचवा क्या, बिहेवियरल इन नेचर, क्या है, बिहेवियर इन नेचर। फिर छठवा क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद चौथा जो आता है आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फिर आपका क्या आता है, बिहेवियरल इन नेचर, फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। वीडियो पॉज करो, 4 से 5 बार रिपीट करो, देखो आंसर लर्न हो जाएगा, समझा। अब सीखो, अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, सॉरी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं मैनेजर को हेल्प करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी उसके बारे में समझने के लिए। साथ ही साथ जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ जाएगा तो उसको ये समझेगा कि क्या क्या इंप्रूव करना है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है जिसे हमें क्या टैकल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अब टैकल आउट कर दिया तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है कि इन सिचुएशन को, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, क्लियर होगा। तो यही बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। पहला, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट लिखोगे, अगर इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आपके क्या करता है, हेल्प करता है कि भैया सॉल्यूशन क्या होगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम का और सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, इस चीज के बारे में आपको क्या गाइड करता है, ठीक है पक्का, ठीक है ओके। अब यहां पे हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो 2 तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, एक आपका फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स मतलब क्या हो गया, मशीन हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये आपके फिजिकल रिसोर्स होते हैं। और फिर दूसरा क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन पावर बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब जो बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि जो फिजिकल रिसोर्स है और जो ह्यूमन रिसोर्स है दोनों के ही बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, ताकि उनका एक अच्छी तरीके से यूज किया जाए और उनका कोई भी वेस्टेज ना हो और एक पर्टिकुलर कंट्रोल क्या मेंटेन किया जा सके,
ठीक है। अब वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्या क्रिएट किया जा सकता है, और मैनेजमेंट हमेशा अपनी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स क्या यूज करता है एक अच्छा रिलेशनशिप क्या डेवलप करने के लिए, किसके बीच में, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में। देखो यही बोला गया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के रिसोर्स है, दो, एक फिजिकल रिसोर्स है और दूसरा क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ये याद कर लो। फिजिकल रिसोर्स का एग्जांपल लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि प्रॉपर बैलेंस बचा के रखना है, किसके बीच में, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में, ताकि उसका एक अच्छा खासा यूज किया जा सके और जो वेस्टेज है उस पर क्या कंट्रोल किया जा सके। सही बात है। अब जब हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है, तो वहां पे हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान करना है कि हमें हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है। और मैनेजमेंट हमेशा क्या फोकस करता है, आपकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ हेल्प करता है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, बस, ताकि जो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ सके। देखो मैं वो चीजें बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठे, बहुत ईजी है। फिर आता है साइंटिफिक डिसीजन। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो देखो, अब कई बार क्या होता है, हम ये करते हैं कि हम सिचुएशंस में कैसा करते हैं, हम प्लान नहीं करते। अब प्लान नहीं करेंगे, चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारा वेस्टेज बहुत होगा। सही बात है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहता क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहता है हमें कहता है कि हमें एक साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक डिसीजन क्या हमें लेना चाहिए। तो वही बोला गया, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मींस अ सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या ट्रेन करता है मैनेजर्स को कि जो क्रिटिसाइज सिचुएशंस होती है उसे कैसे टैक्टफुली, मतलब बहुत अच्छे से कैसे यूज करना है, और या फिर मैनेजर्स को क्या कैसे वर्क करना है आपके ट्रायल और एरर मेथड से, इसके बारे में क्या समझाता है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ अलग अलग मैनेजमेंट प्रिंसिपल से एक को क्या आता है, एक आइडिया आता है कि हमें कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना है, और कैसा अगर ये ऑप्शन है तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन कैसे होता है उसके बारे में क्या पता कर लेना, और उसके रिजल्ट्स के बारे में। क्लियर हो गया। तो एक और बार बता देता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक साइंटिफिक डिसीजन मेंटेन करता है सिस्टम का, ठीक है, और एक बैलेंस डिसीजन होता है। प्रिंसिपल क्या करता है, ट्रेन करता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है टैक्टफुली, या फिर जो मैनेजर्स को कैसे डील करना है, कैसे यूज करना है ट्रायल और मेथड। ट्रायल और एरर मेथड मतलब क्या है, पहले काम करो फिर काम करके देखो उसमें गलतियां क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड बोलते हैं। तो उसको कैसे करना है और कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना है इसके बारे में बताओ। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम नहीं करता, हर एक जो एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके काम करता है। तो पहले लिखोगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा क्या, they are not developed only from the viewpoint of the handling the resources but effectively, but they guide management on understanding the social responsibility of the organization। क्या बोला गया है, सिर्फ ये इसके लिए नहीं बने कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करना है, बट साथ ही साथ ये गाइड करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे चल के रखना है। सो दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो जिसके वजह से क्या हो, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या दे सके एक रीजनेबल प्राइस की। क्लियर हो गया। और आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक जो सिचुएशन मार्केट में उसको कैसे हटा सके, और फेयर कंपटीशन कैसे रख सके। फिर रेम्यूनरेशन, जो उनके पास वर्कर काम करते हैं उनको पैसे, सैलरी जो है वो कैसे दे सके। एनवायरमेंट चेंज हुआ तो उसमें कैसे वर्क कर सके, ये सारी चीजों के बारे में क्या गाइड करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय डायनामिक है। अब आपको पता है कि जो नेचर है बिजनेस वर्ल्ड का वो चेंज होता रहता है, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डायनामिक, द नेचर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अब ओवर द इयर्स अगर मैं बात करूं तो हर एक बंदे को क्या चाहिए, हर एक बंदे को कुछ नया चाहिए मार्केट में, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प कौन करता है, हमें जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करने में हेल्प। देखो क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो चेंज होता रहता है along with the changes in the business world. Over the years they have developed to suit the current age. In enables the managers bring to इतना मत लिखो, चुपचाप ये लिख देना कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर डायनामिक, ठीक है, द नेचर्स ऑफ द ऑन कीप्स ऑन चेंजिंग along the changing nature of the business world। फिर इतना लिख दिया, at the guidelines of the principle of management help the management to make comparison use principle with the expected विथ इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है आपके प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एज द मैनेजमेंट इज हैविंग द लिबर्टी टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। अब हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली एक गाइडलाइन है क्या, कि किस तरह से एक बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या किया जा सकता है। अब ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का मेंटेन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग आते हैं, उनका परसेप्शन जो रहता है वो अलग रहता है, उनका देखने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, उनकी चीजें अलग होती है। सही बात है। अब यही बोला गया
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। अब ये बहुत चैलेंजिंग है कि कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के अलग अलग जो एम्प्लॉइज हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में क्या मेंटेन किया जा सके, और साथ ही साथ ये डिफिकल्ट टास्क है मैनेजर के लिए कि वो क्या कंट्रोल क्या बना के रख सके कौन से जो एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस उसके बीच में। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, यही तो हेल्प करता है कि जो सुटेबल सिस्टम है, ताकि सुटेबल सिस्टम क्या इस्टेब्लिश किया जा सके जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंट्रोल क्या लाया जा सके। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अब अलग अलग जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच होता है वो डेवलप कर सकता है। दूसरा क्या बोला है कि मैनेजर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है करेक्ट मैनर में, उसको क्या डिसाइड क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके अपनी जो चीज है वो क्या डेवलप कर सकते हैं। तो यही बोला है सबसे पहले कि डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, help to coordinate and control, encourage research and development, understanding social responsibility, provide useful insight to managers। पहला क्या है, provide useful insight to the managers। फिर दूसरा क्या है, helpful in efficient utilization of resources। फिर scientific decision, understanding social responsibility। फिर encourages research and development, help to coordinate and control, develop objective approach। क्लियर हो गया। अब थियरीज की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो आप ध्यान में रखो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिनने उन्हें मैनेजमेंट के बारे में बताया। एक एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, एल्टन मायो थे और हेनरी फ्योल थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन आज हम यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ेंगे और हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल अगर मैं बात करूं एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, याद कर लो क्या थे, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और एक सक्सेसफुल मैनेजर थे। उन्होंने अपना जो करियर था एज ए माइनिंग इंजीनियर क्या चालू किया था एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में। ठीक है, और वहां पे वो क्या बने आगे चलकर, वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बन गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद आपके हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बनाए। कौन सी बुक, उनकी बुक में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद कर लो। उनकी फेमस बुक क्या थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो दो तीन याद रखना है। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए माइनिंग इंजीनियर चालू की थी एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में। ठीक है, अब अपने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रपोज किया अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, आपका फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। याद रखो, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स है। अब एक एक करके हम चीजें देखेंगे। अब ये आपको देखो, अगर आपने मेरे साथ चीजें की, आपके एक्सप्लेन द टर्म्स भी हो जाएगा, आपको अगर मैच द फॉलोइंग है वो भी आपका होता जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी होते जाएगा। अब देखो ना, आप वीडियो के एंड में आप खुद आंसर देना चालू कर दोगे। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क। देखो नाम में क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब ये प्रिंसिपल क्या करता है, ये प्रिंसिपल लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर देता है, वो बांट देता है। क्या कर देता है, बांट देता है। देखो यही दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजर। सही बात है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग का। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपके ये जो काम है, ये काम लोगों को उनकी स्किल, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या कर देता है, बांट देता है। क्यों, जिसके वजह से क्या होगा, एक एफिशिएंसी बनी रहेगी और एक्सपर्टीज जो रहेगी एम्प्लॉयज की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्टिव लेवल बट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो पहला क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू different departments, just into different kinds such as technical, financial, commercial, etc. लिख देना बाद में। ठीक है, it is assigned to the employees as per their qualities and capabilities, which helps to improve the efficiency and increase the expertise of the employees in the particular work। क्लियर हो गया। दूसरा क्या, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या था, डिविजन ऑफ, दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी को अधिकार देना कि वो डिसीजन क्या ले सके। सही बात है, यही लिखा है देखो, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अब ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जरूरी होता है, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली मतलब सही से, अपने जो जूनियर्स होते हैं उनसे। सही बात है। अब अथॉरिटी के साथ देखो, जब कभी भी आपके पास पावर आती है तो पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वही लिखा हुआ है। तो पहला, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक द डिसीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द वर्क डन
appropriately यानी properly by the subordinates. Authority come with the responsibility. अगर एक मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो इससे काम करा सकता है, तो अगर वो काम करा सकता है, अथॉरिटी दी उसको ऑर्डर देने की, तो उसकी जिम्मेदारी, उसके पर ये जिम्मेदारी, ये काम जो है पूरा होना भी चाहिए. यही चीज यहाँ पे क्या लिखी है, देखो यही बोला गया क्या, if the manager is given the authority to complete a task with a given time, he held be responsible if he does not complete the work in given time. Manager should have proper authorities to take managerial decision on his own respect to the goal. क्लियर हो गया. पहला पॉइंट क्या, डिविजन ऑफ वर्क. दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अब फ्योल के हिसाब से डिसिप्लिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उसको क्या रेस्पेक्ट करना चाहिए. और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो हेल्प करता है क्या, अचीव करने के लिए. सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फेयल डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए क्या, जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसको. ठीक है, डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है क्या, गोल्स को अचीव करने के लिए. सही बात है. और अच्छा, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल. ये ध्यान में रख लेना. 4 पॉइंट. पहला, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइज को क्या करना चाहिए, ओबे और रिस्पेक्ट करना चाहिए रूल्स का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया जाता है. फिर डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है क्या, गोल्स को क्या अचीव करने के लिए. ठीक है, और चौथा क्या है, देयर शुड बी अ clear line about the basic rules of the organization between the management and the workers. Done. इतना हो गया. पहला पॉइंट डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन. फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब क्या बोला गया, अब ये बोलता है कि हर एक जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो ऑर्डर मिलना चाहिए एक सुपीरियर से मिलना चाहिए. वही बोला है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हेल्प करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उसको क्या बचाता है. और साथ ही साथ अगर एक ही बंदा, आप ही समझो ना, आप हो, आपकी मम्मी भी आपको बोल रही है, आपके पापा भी बोल रहे हैं, आपके टीचर भी बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे. अब एक टाइम पे एक बंदा आके आपको ऑर्डर दे रहा, तो आपको पता है मुझे यही काम करना है, तो ये क्या करेगा, आप काम बहुत अच्छे से करके दोगे कि नहीं, करके दोगे. तो यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है. ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. ठीक है, दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कंफ्यूजन. ठीक है, अगर एक बंदे को ज्यादा मिला तो वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही आपको बताना है. ठीक है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड. देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब क्या बोला है, ये प्रिंसिपल स्टेट क्या, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या बोला है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होना चाहिए और एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए, जहां पर पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी हिसाब से काम करे. Each group in the organization should have the same objective and group should be directed by one manager using single plan. क्या बोला गया है, हर एक जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है स्टेट करता है वन हेड वन प्लान. मतलब जिसके वजह से क्या कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका एक ही क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही मोटो होना चाहिए, और जो ग्रुप है ह्यूमन का वो ऑपरेट जो किया जाना चाहिए वो एक पर्टिकुलर मैनेजर द्वारा ही क्या ऑपरेट मतलब करवाना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, पहला पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर तीसरा क्या है आपका, डिसिप्लिन था. चौथा क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड था. फिर क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, फिर क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. अब यहाँ पे क्या बोला है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल है उसको जो कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको अपने फायदे वाली चीज जो हो रही है उसमें कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और कंपनी का जिसमें ज्यादा फायदा होगा उसमें ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस क्या देनी चाहिए. क्यों, क्योंकि तो कंपनी बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली बात है वो भी बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगी क्या, कंपनी नहीं बढ़ने वाली. तो यही बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिविजुअल का उसे क्या कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वहीं जो इंटरेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. क्लियर हो गया. वहीं जब डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजर है उसको हमेशा अपना फायदा नहीं देखना, पूरे ग्रुप का फायदा देखना है. उसको कभी भी एक सिंगल एम्प्लॉय का फायदा देखना, उसको पूरे ग्रुप का फायदा देखना है. क्लियर हो गया. और सिमिलरिटी अगर कोई बंदा है जो अपनी चीजों को सबसे पहला इंपॉर्टेंस देता है, भैया वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला इंसान नहीं है, उसको 2 किक मारो और उसको भगा दो. समझ में आ गया. पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरा क्या है, डिसिप्लिन. चौथा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. फिर क्या, यूनिटी ऑफ कमांड. फिर क्या आता है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू दी जनरल. सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर बंदे का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइज जनरल इंटरेस्ट मतलब सबका फायदा. क्लियर हो गया. फिर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन.
सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो रहेगी एक ही बंदे के पास रहेगी कि वो ऑर्डर ले सकता है, वही डिसीजन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब पावर, और वहीं दूसरे हाथ में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जहां पे जो पावर होती है वो अलग अलग बंदे के पास डिवाइड रहती है, कि फाइनेंस का डिसीजन ये लेगा, ह्यूमन एचआर का डिसीजन ये लेगा, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज होते हैं, जहां पे आपके डिसीजन लेने की पावर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब सेंट्रलाइजेशन कब काम कर सकता है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लोअर लेवल पे यानी छोटे लेवल पे काम करती तब। वही जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको पावर को डिसेंट्रलाइज क्या करना पड़ता है। तो यही बोला गया, सेंट्रलाइजेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर्स एंड द अथॉरिटीज इन सम ऑर्गेनाइजेशन, दिस पावर इज वेस्टेड इन द वन हैंड और द फ्यू हैंड्स। ठीक है, और ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन का होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वही जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, ठीक है, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या दोनों का ही प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और ये किया कैसे जाता है कि सेंट्रलाइज करने के डिसेंट्रलाइज, डिपेंडिंग अपॉन दी स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? पहला क्या है? ऑथोरिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट, फिर आपका आता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। क्लियर हो गया? डन? बरोबर बोला ना? हाँ भाई, कुछ भी बोला नहीं। देखो मेरे को लर्न हो जा रहा है, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, आप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या बोला है? ऑपरेट रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ, ये इतना मत पढ़ो, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाना चाहते हो तो आपको फेयर रेम्यूनरेशन क्या देना पड़ेगा। सही बात है, तो आप क्या लिख सकते हो? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव द फेयर रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट रेंट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? मतलब क्या बोला गया? मतलब ये बोला गया कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अब तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम कर पाएगी। अब आप दोगे कौन से बेसिस पे? आप दोगे अपने स्किल के बेसिस पे, एक्सपर्टीज जो है एम्प्लॉइज की, उसके नॉलेज क्या है, टेन्योर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके हिसाब से। क्लियर हो गया? अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब स्केलर चेन मतलब क्या होता है? पहले क्या हुआ करता था? स्केलर चेन मतलब मीन्स द हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी, मतलब हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। देखो ये ए बी सी, सबसे डी सबसे नीचे। अब डी को कुछ पता चला, कुछ बोल रहा है तो सी को बोलेगा, सी जाके किसको बोलेगा? बी को, बी किसको बोलेगा? ए को, फिर ए किसको पास करे? ई को, ई किसको पास करे? एफ को, और फिर जी किसको पास करे? फिर एफ किसको पास करे? जी को। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से क्या पूरी हायरार्की मेंटेन किया, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर चेन बोलते हैं। यही बोला है, देखो स्केलर मींस द हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इससे होता क्या है? ये हेल्प करता है क्या? इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए। देखो डी से सी के पास जाए, सी से बी, बी के पास ए किसको दे? ई को, ई किसको दे? एफ को, एफ किसको दे? जी को। ठीक है, लेकिन अब देखो अब ये जो जा रहा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं कंज्यूमिंग? टाइम कंज्यूमिंग है, इसको जाके बोलेगा इसको, 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 फिर ये इसको बोलेगा, फिर इसको बोलेगा, फिर तो टाइम कितना कंज्यूमिंग है। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर सही बात है। अब यहीं पे अब यहीं पे अब जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बहुत ही बोलते हैं ना एक इंपॉर्टेंट काम है, तो वहां पे अब क्या किया जाता है? अब जो लोअर यानी डी वाला बंदा डायरेक्ट जाके किसको कम्युनिकेट करे? जी को। जब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। तो देखो यही बोला गया, फॉर अवॉइडिंग द लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन अकर्स in the communication or the direct communication is followed by the various organizations which is known as gangplank। क्लियर हो गया? जब आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जब स्पीडी कम्युनिकेशन के लिए जब डायरेक्ट कन्वर्सेशन की जाती है आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो याद रखना गैंग प्लैंक क्या होता है, स्केलर चेन क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन था, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका स्केलर चेन था। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो मेरे साथ रिपीट करते जाओ, जब मैं रिपीट करो तो आप भी रिपीट करो। देखो 14 के 14 प्रिंसिपल एकदम मस्का तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या बोलता है? क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बेस्ड है भैया, हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब हर एक चीज के लिए एक जगह और हर एक चीज अपनी जगह पे क्या होनी चाहिए।
अब ह्यूमन रिसोर्स हो गए या फिर मटेरियल रिसोर्स हो गए, वो हर कोई क्या अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होनी चाहिए, अपने प्लेस होनी चाहिए, क्या उसे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फील्ड में मुझे मार्कर चाहिए रहता, अब मार्कर अपनी जगह पे नहीं, मार्कर कहीं पे पड़ा, तो मैं आऊंगा ढूंढूंगा इधर है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। जो काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए उसको घंटे में 1 घंटा लग रहा है, सही बात है। खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ेगा ही सर, सही बात है। अब वहीं पे अब ये मार्कर मेरा स्टाइलस जो है यहाँ पे लगा हुआ है, अब मैं आया पढ़ाने के लिए, मैंने चुपचाप मार्कर उठाया और मैं पढ़ाना चालू कर दिया, मेरा टाइम बचा, एफिशिएंसी मेंटेन हुई कि नहीं हुई, वेस्टेज हुआ टाइम का, नहीं हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बोला है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, देखो ये प्रिंसिपल बेस्ड किससे, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। फिर क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स हर एक क्या होने चाहिए, अपने राइट प्लेस पे होने चाहिए और एक राइट टाइम पे होने चाहिए, क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। क्लियर हो गया। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक सही जगह देनी चाहिए और एक सही काम देना चाहिए। अब मैं दे रहा हूं, एक बंदा आया बाफ करके, उसको मैं दे रहा हूं क्या मालूम है क्या, उसको दे रहा हूं मैं आपका मशीन बनाने के लिए, तो बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। वही एक इंजीनियर आ रहा है, उसको मैं दे रहा हूं क्या बनाने के लिए, मैं उसको दे रहा हूं अकाउंट्स, जर्नल, डेबिट क्रेडिट देने के लिए, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हर एक बंदे को क्या एक सही जगह देनी चाहिए और एक सही काम देना चाहिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मतलब ये प्रिंसिपल मेजरली फोकस क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या होता है, मतलब इक्वालिटी। पहला पॉइंट देखो, डिविजन ऑफ वर्क, फिर क्या ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर क्या हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल हमने ऑर्डर भी क्या पढ़ा। क्लियर होगा। एक पॉइंट शायद छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, हाँ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हम नहीं बोल रहे थे, तो ये भी ठीक है, डन। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट। मतलब क्या बोला गया है, जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो सही और साथ ही साथ एक जैसा होना चाहिए अपने सारे जूनियर के साथ, ठीक है। जब आपका काम क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डेलीगेशन द अथॉरिटी, डिसाइडिंग द मॉनिटर्स एटसेट्रा, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। क्या बोला गया, जब कभी भी काम बांटा जाता है या फिर पेमेंट दी जाती है तो वहां पे किसी भी तरह का क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए क्या एम्प्लॉयज के बीच में। साथ ही साथ जो आपका सैलरी होनी चाहिए यानी रेम्यूनरेशन है, ये सजेस्ट किया जाता है जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं डिसाइड करना चाहिए, वो लेवल वाइज डिवाइड करना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, आप दोनों ही डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर आप एचआर को 20,000 दे रहे हो, एचआर वाले सुपरवाइजर को, और फाइनेंस वाले को 30,000 दे रहे हो, तो गलत है कि नहीं, गलत है। आपको ऐसे नहीं डिसाइड करना है। अगर एक सुपरवाइजर है तो अगर आप एचआर वाले को 20 दे रहे हो तो फाइनेंस वाले को भी 20 दो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन में। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर एक जहां पे आप क्या करो, सुपरवाइजर के पोस्ट पे 20,000 है, मैनेजर को आप 30,000 दे, तो बरोबर है क्योंकि उसकी पोस्ट बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों बंदे जो सेम पोस्ट पे, लेकिन एक की सैलरी कम और एक की सैलरी ज्यादा करे, तो वो चीज क्या होती है, गलत होती है, ठीक है, पक्का, ठीक है, यही बोला गया। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। फिर उसके बाद क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन था। फिर उसके बाद क्या, प्रिंसिपल ऑफ, अगर मैं बात करूं तो आपका क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्लियर हो गया, डन। और प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। अब जब रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉयज का, तो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं, देखो अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया और वहां पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे मेरी जॉब क्या फिक्स नहीं है, तो मैं क्या जॉब कर पाऊंगा अच्छे से, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो यही बोला गया, एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो मैनेजमेंट को अश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे उनकी जो जॉब है वो स्टेबल है, टेन्योर है, अगर वो अच्छे से रोल प्ले करते। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन सेंस ऑफ द बिलोंग अमंग द एम्प्लॉयज। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द, देखो क्या बोला गया, जब रिक्रूटमेंट किया जाता है यानी जॉब पे किसी को रखा जाता है, तो वहां पे मैनेजमेंट के लिए ये अश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा कि आपको इतने टाइम के लिए रखा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि एम्प्लॉइज को पता होता है कि मैं यहाँ पे जॉब है मेरी, तो मुझे दिक्कत है, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जॉब नहीं है मेरी, तो मैं इतना एफर्ट्स क्यों दूं, इतना काम क्यों करूं, मुझे कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारे काम पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव मतलब कि जहां पर एक एम्प्लॉय उसको फ्रीडम दी जाए कि भैया आप इनोवेटिव वे में क्या काम करो, आप अपने हिसाब से काम करो। जब आप उसको फ्रीडम देते हो सोचने का कि काम कैसे करना है, तो नया आइडिया निकल के आता है,
सही बात है। और एक इनिशिएटिव बंदा अपनी तरफ से देता है कि टास्क को कितने अच्छे से किया जा सके। और हमेशा जो इनोवेटिव जो चीजें आती है, फिर इनिशिएटिव जो एम्प्लॉयज की तरफ से आना चाहिए, वो मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए, उसको आपका अप्रिशिएट क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। तो पहला याद रखोगे, इनिशिएटिव रेफर्स टू द वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। ठीक है, फ्रीडम टू थिंक, work on new ideas, encourages employees to take initiative while work on given task. This initiative should be welcomed by the manager through discussion on the new ideas. Clear हो गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स, टीम वर्क जिसको बोलते हैं। हेनरी फॉल ने हमेशा बोला है, क्या उन्होंने पुट किया है कि टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एस्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब क्या, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक रनिंग और ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, एक ग्रुप एक्टिविटी है। कभी भी एक बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है नहीं, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एक वैल्यूएबल एसेट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। समझ में आ गया। आज जो सारे जो एम्प्लॉइज है, अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करके कॉपरेट करके काम करते हैं, तो वहां पे एक बड़ी सी बड़ी मुश्किल क्या इजिली क्विकली क्या सॉल्व क्या की जा सकती है। तो यही बोला गया। अब देखो मैं फटाफट पॉइंट्स बोलता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देखो मैं बिना देखे बोलता हूँ, आपको बताता हूँ। अब देखोगे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर डिसिप्लिन आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, यूनिटी ऑफ कमांड आता है, फिर सेंट्रलाइजेशन आता है, फिर सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट आता है, फिर स्केला चेन आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ क्या आएगा, हाँ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स आएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी टेन्योर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन आएगा, एक आधा पॉइंट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, हाँ फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया और डन। यहाँ पे हमारा जो पूरा पॉइंट था हमने क्या कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी चीजें लर्न करनी है। अब आगे बढ़ते। अब फेडरिक विंसलॉट टेलर साइंटिफिक, अब देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या थे, अमेरिकन थे जिन्होंने अपना जो करियर था एज एन मैकेनिस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, कहां पे, आपके मिडवेल स्टील वर्क में, फिलाडेल्फिया में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्हें क्या बोला जाता है, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोला जाता है, हेनरी फेल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और ये भाई सबको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले आता है साइंस नॉट रूल थंब। अब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हेनरी फेल बोल रहा हूं, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि भैया जो आपका जो रूल ऑफ थंब है उसको क्या करना चाहिए, उसे हमें क्या आपके सब्स्टिट्यूट करना चाहिए या फिर रिप्लेस करना चाहिए, किससे, आपके साइंटिफिक एनालिसिस जो वर्क का उससे। रूल ऑफ थंब मतलब होता क्या है सर, रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, जहां पे एक जो मैनेजर होता है वो अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर काम के बारे में क्या बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल जजमेंट्स होते हैं वो वैरी हो सकते हैं, वो हमेशा सही नहीं हो। तो टेलर ने क्या बोला, टेलर ने बोला कि हमें एक साइंटिफिक मेथड क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए हर एक काम को लेकर, चाहे वो काम छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है, ये हमें हेल्प करता है कि ये बताने के लिए भैया कि कौन सा काम जो है वो कौन से तरीके से बेस्ट तरीके से क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज सर क्या हेल्प करता है। और अगर मैं साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, अब उससे हमें क्या पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम क्या है और कितना आउटपुट क्या निकल आ पाएगा, ये हमें पूरा क्या आइडिया आ जाता है। तो यही बोला गया कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड बाय द साइंटिफिक मेथड एनालिसिस। रूल ऑफ थंब क्या होता है ये आप बता दो, कि बेस्ड ऑन दी वन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, टेलर ने इंसिस्ट क्या किया, साइंटिफिक मेथड का हमें यूज करना है हर एक छोटे से छोटे काम के लिए। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल किससे कंसर्न है कि हमें एक बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका ढूंढना है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को क्या करने के लिए, जिससे हमें क्या साइंटिफिक मेथड को अपनाना है, आपके ट्रायल और एरर मेथड को अपनाना नहीं है। ठीक है, फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोलता है कि यहाँ पे आपकी एक हार्मनी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, किसके बीच में, आपके एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। सही बात है। ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। अगर एक दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यानी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगी एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, तो क्या करेगी, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करने में क्या आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अपने डिजायर्ड गोल्स को। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज आल्सो। डन, इतना क्लियर हो गया। तो यही बोला गया मैंने जो चीजें बोली
कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक हार्मोनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करेगा क्या कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए। जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है मेंटल रेवोल्यूशन। अब टेलर ने क्या लाया कॉन्सेप्ट, मेंटल रेवोल्यूशन लाया, पहला पॉइंट लिखोगे। अब ये प्रिंसिपल फोकस किस पे करता है कि जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का एक दूसरे की तरफ उसको चेंज करने का। हर दोनों को ही क्या रियलाइज होना चाहिए कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और दोनों को ही एक दूसरे के साथ क्या कॉपरेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या अचीव करने के लिए, जिससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बढ़ेगा। क्लियर हो गया, डन। कंस्ट्रक्शन दोनों एक्सरसाइज ना। अब यहाँ पे कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। अब प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है, यहाँ पे एक म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए किसके बीच में, वर्कफोर्स एम्प्लॉयज और आपके मैनेजमेंट के बीच में। अब इस कॉपरेशन की वजह से क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा, और जो इंटरनल कंपटीशन है वो क्या बनेगा, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या क्रिएट हो जाएगा। अब मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सजेशन एम्प्लॉयज द्वारा दिए जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट भी क्या करना है, ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। और एम्प्लॉय को हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह से हमें क्या ट्रीट क्या करना है। और एम्प्लॉयज को खुद को बचाना है कि वो स्ट्राइक्स पे ना जाए, कुछ ऐसे डिमांड ना लाए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम खराब हो। तो पहला क्या था, पहला था साइंटिफिक साइंस नॉट रूल थंब, फिर क्या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, फिर क्या मेंटल रेवोल्यूशन, फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फिर क्या आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने बताया उसी तरह से चीज है कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क क्या किया जाना चाहिए आपके, should always be accompanied with the division of responsibility। जब हम काम बांट रहे हैं तो साथ ही साथ काम बांटने के साथ साथ हमें क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या अच्छे से क्या हमें डिवाइड कर देनी चाहिए। और जो मेजर प्लानिंग होती है वो दो लोगों के द्वारा की जाती है, एक टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा। वहीं पे अथॉरिटीज जो रहती है वो एम्प्लॉइज क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं एग्जीक्यूशन पे, ठीक है, और रिपोर्टिंग क्या जो सुपीरियर्स होते हैं उनके बेसिस पे क्या की जाती है, उनके हिसाब से की जाती है। मैनेजर को हमेशा हेल्प करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए और गाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना एक अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, और ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को हेल्प भी करता है। क्लियर है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी। अब बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए तो उसकी स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटीज पे ही मिल सकती है एम्प्लॉयज की, ठीक है। अगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमें देने एम्प्लॉयज को जब कभी भी क्या रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी, फायदेमंद क्या होगी। क्लियर हो गया। तो सब देखो, सबसे पहला क्या था, साइंस नॉट रूल थंब, फिर क्या था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, फिर क्या था मेंटल रेवोल्यूशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फिर क्या आता है आपका डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्या आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फिर आपके क्या टूल्स है, वर्क स्टडी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी को काम क्या दिया जाता है तो सबसे पहली चीज एक वर्क स्टडी कर देना चाहिए, एनालाइजेशन कर लेना चाहिए कि वहां पे किस पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उसको करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, कितना आउटपुट आ सकता है, ये सारी चीजों को क्या एनालाइज क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। अब यही दिया है, वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फटीग स्टडी। अब क्या होता है एक स्टडी में, टाइम स्टडी क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टेक्निक होता है जहां पे टाइम रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर काम है तो एक बंदे को ये पर्टिकुलर काम करने में कितना टाइम क्या लगता है। अब इससे हेल्प क्या होता है, इससे हेल्प ये होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर काम को अगर कोई नॉर्मल बंदा कर रहा है तो ऑन एन एवरेज उसको कितना टाइम क्या लगेगा, ठीक है, और वो कितने देर में क्या काम क्या कर सकता है। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि उस टाइम को ये हेल्प क्या करेगा, ये टाइम बचाने में हेल्प करेगा, टाइम कंजप्शन उसको हेल्प करने में क्या बचेगा। फिर मेथड स्टडी, मेथड स्टडी अगर मैं बात करूं तो कोई भी काम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, सही बात है। अब मेथड स्टडी हमें यही हेल्प करता है कि इसमें से कौन सा बेस्ट तरीका होगा जिससे हम क्या काम बहुत अच्छा कर सके और प्लस हमारा जो टाइम है वो भी बच सके, सही बात है। फिर आता है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी दो स्टडी करता है, क्या, सबसे पहली चीज जो ह्यूमन है उसकी स्टडी करेगा और प्लस जो मशीन है उसकी स्टडी करेगा। अब वो देखेगा ऐसे कौन से मोशन है जिसके वजह से जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो वो क्या करेगा, वो एलिमिनेट करेगा। क्लियर है। फिर आता है फैटिग स्टडी। जनरली अब अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े वर्किंग आवर्स होते हैं जहां पर टारगेट अगर मैं बात करूं तो जो लंबे लंबे टाइम होते हैं जहां पे काम बहुत ज्यादा होता है, ब्रेक नहीं होता है, टारगेट का प्रेशर होता है, बहुत जो वर्किंग टूल्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं और कंडीशंस जो होते हैं
वर्किंग कंडीशंस। अब यही वर्किंग कंडीशंस क्या होते हैं, आपका फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस के एक आपके एम्प्लॉय के ऊपर क्या लाते हैं, और इसका एक बहुत ही गलत असर क्या देखने हमें क्या मिलता है। तो फैटिग स्टडी क्या यही हेल्प करता है कि आपका जो स्टेप्स है आपकी फैटिग का, वो हेल्प करता है कि एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या मेंटेन की जा सके। जहां पर एक बंदा है कितने टाइम तक कंटिन्यू काम कर सकता है, कितने टाइम बाद उसको ब्रेक चाहिए रहता है, कितना काम एक पर्टिकुलर इंसान को देना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में क्या हमें बताता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो विद द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, अब टेलर ने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का मतलब स्टैंडर्डाइज एक वर्क एनवायरमेंट क्या हमें क्या क्रिएट करना है, क्या जो प्रोडक्शन को क्या हेल्प करेगा, जहां पे अगर टूल्स अच्छे होंगे, सामान अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो स्पॉइलेज नहीं होगा, मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो क्या परेशान, स्ट्रेस नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ेगा। फिर क्या आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर बंदा आ रहा है जॉब पे, तो उसको हमें एक टारगेट देना है कि भैया आज के दिन तुझे इतना इतना काम क्या खत्म करना है। अब इससे क्या होगा, अब हमें ये भी देखना है कि क्या बंदा उतना काम खत्म कर पाएगा कि नहीं खत्म कर पाएगा, तो उस हिसाब से हमें क्या चीजों को क्या देना है, समझ में आ गया। अब इस टेक्निक से एम्प्लॉय क्या करेगा, जो टास्क उसको दिया जा सकता है वो टास्क को क्या कंप्लीट करेगा, और एक स्टैंडर्ड जो टाइम उसमें क्या कंप्लीट करके क्या देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक प्रॉपर कंट्रोल भी होगा, और जो वर्कफोर्स है वर्कफोर्स के ऊपर जो प्रेशर वो भी कम पड़ेगा और अच्छे से यूटिलाइज भी होगा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब मैनेजमेंट हमेशा राइट पर्सन को क्या राइट जॉब पे क्या डालने के लिए कहता है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज करके। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन होती है एज पर द रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कौन से बेसिस पे किया जाता है, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। अब सिलेक्शन के बाद जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के रखता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस कॉन्सेप्ट में प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से अलग होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो होनी चाहिए वो अलग बंदों से की जानी चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन है कोई अलग बंदा क्या करना चाहिए, ठीक है। और हर एक वर्कर जो होना चाहिए वो आपके दो अलग अलग तरीके के सुपरवाइजर से क्या किए जाने चाहिए, आपकी सुपरवाइज क्या किए जाने चाहिए। अब उन्होंने बोला कि आपके टोटल 8 फोरमैन, मतलब टोटल 8 फोरमैन चाहिए क्या, हर एक एस्पेक्ट जो है प्रोडक्शन का उसको क्या कंट्रोल क्या करने के लिए। अब यहाँ पे टोटल उन्होंने चारों के नाम दिए। सबसे पहले एक रूट क्लर्क चाहिए, प्लानिंग लेवल और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग लेवल पे क्या करना चाहिए, एक रूट क्लर्क जो हमें बताए टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, मतलब क्या बोला है, जो हमें ये बताए कि भैया कि जो काम है वो एक मशीन से दूसरी मशीन कैसे क्या मूव करता है। फिर दूसरा क्या दिया, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो सारे जो इंस्ट्रक्शंस है एक काम को कंप्लीट करने के लिए उसको नोट करें या फिर रिकॉर्ड करें। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो डिटरमाइन करे कि एक काम को कितने टाइम में किया जा सकता है और साथ ही साथ कॉस्ट में क्या असर पड़ेगा। डिसिप्लिन, जो वहां पे इंश्योर करे कि जो वर्कर्स है वो एज पर द रूल्स क्या काम करें। फिर क्या आता है एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। अब पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है, जो एक्चुअल में जो लोगों से क्या काम करवा के ले। फिर क्या होता है स्पीड बॉस, जो क्या करेगा, जो ये कोशिश करे कि वर्कर से ये पर्टिकुलर टाइम में क्या हम काम करवा के ले। रिपेयर बॉस, जो क्या करता है, जो सिक्योरिटी है या फिर जो मेंटेनेंस है मशीन्स की उसको मेंटेन करके रखे। फिर इंस्पेक्टर, वो ये देखिएगा कि जो काम है वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से हो रहे हैं कि नहीं, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझेगा। जो रेम्युनरेशन है शुड बी फिक्स इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये बोल रहे हैं कि जो रेम्युनरेशन होना चाहिए कि एक ऐसा सेट करना चाहिए कि जो एवरेज वर्कर है वो मोटिवेट हो कि वो और काम करे। सही बात है। टेलर ने सजेस्ट किया है कि पीस वेज सिस्टम, जहां पे हायर रेट ऑफर करना चाहिए। मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है और कंपनी को उससे बहुत ज्यादा फायदा रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो ज्यादा मिलनी चाहिए। और वहीं एक बंदा है जो कम काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसकी सैलरी जो होनी चाहिए वो क्या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या डिफाइन किया गया। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो अब इतनी चीजें क्लियर किया। अब डैश रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या बोलोगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर। डैश प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। ठीक है, स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द, अब भी मैंने पढ़ा था, क्या आ गया, क्या बात है, अथॉरिटी। ठीक है, टेलर रिकमेंडेड डैश फॉर्मेन टू, कितना 8 3 या 2, 8 था, समझा। तो देखो इस तरह से। अब देखो आपने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े, आपके क्या हो गए, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले काम हो गए, ऑब्जेक्टिव्स वाले काम हो गए। अब हेनरी फॉल के लिए आप क्या डालोगे, मॉडर्न मैनेजमेंट, जर्मन इंजीनियर, फिर हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट, या फिर लो वेज रेट, या फिर वन हेड वन प्लेट, a place for everything and everything in its place, general guideline,
प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एफ टेलर या फिर 8 फॉर्मैन। तो हेनरी फेयोल के लिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, आपका जर्मन इंजीनियर डालेंगे। ये देखो कैसे, अभी मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या बोला गया है यहाँ पे ये बोला गया है कि ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने दिया था, एफ टेलर ने दिया था। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में आप बताओगे लेकिन मैं बता दो 8 फॉर्मैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टास्क, क्या बोला था, मोशन स्टडी। द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, टाइम स्टडी, ठीक है। स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, इसका आंसर आप बताओगे मुझे। अब ये भी, द प्रिंसिपल ऑफ विच डील्स टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अब भी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था, तो इसी चीज को हम लोग 360 बोलते, जहां पे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा एंड यू आर एबल टू गिव द मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स। देखो यहाँ पे आप इसका भी देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, डन, क्लियर हो गया, पक्का, सही। State whether the following answers are true or false. The principles of management are universal in nature. True है, देखो management principles are applied differently under different situations. True है. Only some principles of management are important. क्या है, false है। देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Henry Fayol has given different techniques of management. क्या ट्रू है, ट्रू नहीं है, false है। टेक्निक किसने दिया था, एफ टेलर ने दिया। F.W. Taylor has proposed 14 principles of management. False है। Each member of organization should receive orders from only one superior. True है। Clear हो गया। अब देखो find the odd man out. Principle of authority and responsibility, motion study, principle of vision of work, principle of division. ये क्या आएगा, motion study आंसर आएगा। क्यों, बाकी सब 14 principle of management के। फिर fatigue study, principle of unity of command, work study और motion study क्या है, principle of unity of command। देखो easy हो गया। अब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, अभी पढ़ाया था हमने। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, 4.1 सेंटेंस अभी मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट, मैंने बताया था कि इंसान को क्या उसके काम के हिसाब से हमें क्या करना, पे करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा काम करे तो ज्यादा, कोई कम करे तो कम। व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मैंने अभी पढ़ाया था। देखो इसका आंसर सेम लिखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, सबसे पहला 1 सेंटेंस पढ़ा था, देखा। अब देखो सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स द एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, क्या है, गलत है। तो ये आ गया नो सिक्योरिटी इन जॉब, ठीक है। एस्पिरिट डी कॉप्स मींस डिविजन स्ट्रेंथ, हां ये नहीं, क्या आएगा, यूनिटी स्ट्रेंथ। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट, नहीं, सुपीरियर। डिसेंट्रलाइजेशन मींस कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, नहीं, वो सेंट्रलाइजेशन था। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड है, समझा। देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कांसेप्ट, मोशन स्टडी मैंने बताया। डिफरेंशियल वेज रेट, देखो यहाँ पे भी आया वहां पे भी आया। फैटिग स्टडी, देखो यहाँ पे भी और वहां पे भी। टाइम स्टडी ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। फिर ये 3 केस स्टडी जो आपको कर लेने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नैना इन दिस, क्या दिया, Mr. Harshad is an entrepreneur and engaged in production of eco-friendly utensils. Both male and female workers are working in his factory. All male employees are directly working on the machine, whereas female employees are working in the packaging department. Mr. Sharath is working as an finance, ठीक है, finance, and Miss Naina is working as an HR management who is responsible for recruiting the employees in the factory. तो देखिए what is the designation of the Miss Naina in this organization, तो HR manager लिख दोगे। Who is responsible for overall planning of the organization, तो यहाँ पे क्या है, आपके हर्षद जी जो है वो पूरा है। और इसका केस स्टडी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक तरीका बता रहा हूँ। तो देखो केस स्टडी है 3 आपको कर लेनी है। एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल, क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर क्या आपका क्या है, इनिशिएटिव। डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, पढ़ाया था, बताओ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये आपको पता है। अब आपको आंसर्स आते हैं, बस आपके जो भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक होगा आपको देखना है कि आंसर लिखना कैसे। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। अब देखो, अब आंसर्स देखोगे तो हो जाएगा। देखो 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल लिख सकते हो। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हो। इलेबोरेट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी लिख सकते हो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ये भी। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट, घूम फिर के आंसर वही है, क्वेश्चंस वही है। एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल इन डिटेल। तो अपने देखो एक आंसर लिख के आपने कितने सारे आंसर्स का देखो यहाँ पे आप जवाब दे पा रहे हो।
तो इसी तरह से क्या आपको इसी 360 को बोला जाता है। आपने 5 क्वेश्चन पढ़े, मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ा है, नेचर पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा, फिर मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने साइंटिफिक पढ़ा, फिर टेक्निक्स पढ़ा है। और देखो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपने पढ़ा और आप सभी का आंसर दे पा रहे हो। इसी चीज को हम लोग 360 बोलते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको जस्ट आपको देखना है कि बुक्स में आंसर कैसे लिखना है। और ऑलरेडी आपने क्वेश्चन रीड किया, तो बस आप रीड करोगे तो आपको एक ही बार में चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। आई होप सो चीजें यहाँ पे समझी होंगी। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो चलो, बाय बाय गाइज।